Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced, and today we have among us a very special guest, Tanmay Bhaiya, who is currently placed in Inkjet Technologies. Hello Tanmay Bhaiya, welcome to Placement Buddies. Thank you, Saleh. Yeah. भैया हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ. I'm Tanmay Kumar from Gaya, Bihar. I completed my Master of Computer Application MCA from NIT Agartala, that is 2021. And I got placed in Inkjet on campus through our college. So भैया, when did Inkjet Technologies came to NIT Agartala, and what was the eligibility criteria of it? Well, it visited in our campus around in last week of September. They conducted test and interviews in the last week of previous year in September. And eligibility criteria, I think I also coordinated this company. So as far as I know, the criteria is flexible. If currently choose 65% or 70% throughout the academics, but if the placement coordinators talks with the HR, they will definitely flexible their eligibility criteria. In our time, it was about 65% throughout, or current CGPA 7. So it is very flexible. It depends on the leading coordinator who are handling with this company. Right. So भैया, Inkjet Technologies का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? कौन से स्टेप के बाद कौन सा था? Inkjet Technologies का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, और मैं कहूँगा एक मीडियोकर कंपनी मुझे बहुत जो अच्छी लगी, बेंगलोर बेस्ड ये कंपनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी. इनका सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, वेल प्रोफेशनल तरीके से उन सारा प्रोसेस कंडक्ट हुआ. और क्योंकि मैं इस कंपनी को मैंने कोऑर्डिनेट किया था लास्ट ईयर, तो आई वाज जितने भी कंपनीज मैंने कोऑर्डिनेट किया, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिसको मैंने हैंडल किया और बहुत स्मूथ तरीके से किया. और रहा उनके क्राइटेरिया सिलेक्शन तरीके का, कि उनका एक डिफरेंस था. उनका इंटरव्यू होने से पहले एक सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू था. Okay. तो फर्स्ट वन वाज एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग टेस्ट, जिसमें सारी कंपनीज का बेसिक्स वही है. उसके बाद हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमारा एक सिस्टम डिजाइन, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, एंड देन HR इंटरव्यू. सो दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर द इंटरव्यू. ओके. सो भैया, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करते हैं. ऑनलाइन टेस्ट का क्या पैटर्न था और कौन से प्लेटफॉर्म में टेस्ट हुआ था? प्लेटफॉर्म तो मुझे याद नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी. और उनका जो था 2-3 सेक्शन में बटे हुए थे क्वेश्चंस. दैट वाज अ बेसिक्स एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड बेसिक्स इंग्लिश क्वेश्चंस, देन कोडिंग क्वेश्चंस. सो इस तरीके का फ्लो था. कुछ क्वेश्चन रीजनिंग भी थे. तो एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये सब जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, मीडियम लेवल क्वेश्चन थे. और उनका कोडिंग 2 में से एक थोड़ा इजी था. मीडियम क्वेश्चन भी मींस आराम से बन सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छा हो तो. सो दैट वाज नॉट टफ, मींस मीडियम लेवल. ओके. सो भैया, जो क्वांटिटेटिव, लॉजिकल और वर्बल एबिलिटीज के क्वेश्चन थे, वो बच्चे कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इंकजेट टेक्नोलॉजीज में जो आते हैं क्वेश्चंस जनरली? कुछ क्वेश्चन तो प्योर बेसिक्स थे, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर उनका बेसिक्स मैथ अगर 10 तक सही है तो वो मीन्स ज़्यादा मीन्स दिक्कत नहीं होगा. लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे जिससे स्पीड इंक्रीज हो सकता है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, क्यूमैथ्स एंड बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो बेसिक्स क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं था. तो अगर प्रैक्टिस करना है तो क्यूमैथ्स वेबसाइट है, जो क्वेश्चंस वहाँ हैं. सो उस तरीके के क्वेश्चंस मीन्स बहुत ही ज़्यादा मैच होता है, खासकर कम्पिटिटिव क्वेश्चंस. जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैंने तैयारी किया था, इसलिए थोड़ा मुझे प्लस पॉइंट मिला था. लेकिन क्यूमैथ्स जैसे वेबसाइट से आप कर सकते हैं तैयारी. ओके भैया. और जो कोडिंग में जो कोडिंग राउंड का जो क्वेश्चंस आए थे, वो कौन से टॉपिक से आए थे और कोडिंग राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर किए थे आपने? कोडिंग क्वेश्चंस का मैं जनरली तैयारी करता था, प्रैक्टिस करता था हैकर एंड गेक्स पे. तो कोडिंग क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा मीन्स बड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं था, जिसमें आपको बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन मीन्स प्योरली लॉजिक बेस्ड था क्वेश्चन.
पढ़ने के बाद आपको एक लॉजिक माइंड में क्लिक करेगा, आप वो लॉजिक लगा दें, आइदर सी प्लस प्लस जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें आप लगा दें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस लॉजिक्स आपको ध्यान रखना है कि लॉजिक क्लिक होना चाहिए। ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी नहीं आया, एरर्स दिक्कत भी नहीं हुई थी मुझे ज़्यादा, क्योंकि सी प्लस प्लस में मैंने सिलेक्ट किया था क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा ना इजी था ना टफ था। तो बेसिक्स एक लॉजिक बन जाना चाहिए दिमाग में, आप इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो बन जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिस जनरली मैं गिग्स फॉर गिग्स एंड हैकर रैंक में करता था। ओके, सो भैया गिग्स फॉर गिग्स में या फिर हैकर रैंक में जो सैम्पल क्वेश्चंस रहता है वो वही बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक समहाउ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। सिमिलर तो नहीं, लेकिन हाँ उस तरीके का लॉजिक बिल्ड जरूर आ जाएगा कि हाँ वहाँ पे कैसे हम लॉजिक बिल्ड करके छोटे छोटे चीज को हम इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके भैया, सो भैया मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट राउंड था जनरली बाकी कंपनीज में होता नहीं है, जो सिस्टम डिजाइनिंग का राउंड था। सो सिस्टम डिजाइनिंग अगर आप मतलब इन शॉर्ट अगर बोलना चाहोगे तो व्हाट इज सिस्टम डिजाइनिंग, एंड सिस्टम डिजाइनिंग राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों को? सिस्टम डिजाइन का जो इंटरव्यू प्रोसेस इन जनरल बहुत ही शॉर्ट और मींस ज्यादा टफ नहीं था। बहुत लोग सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू सुन के ही डर जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इजी इंटरव्यू था सिस्टम डिजाइन का। तो मैं तो कहूँगा टेक्निकल से भी ज्यादा इजी था। तो पहले इंटर में क्या प्रोसेस है मैं वो समझा देता हूँ। सिस्टम डिजाइन के लिए वो एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन सिंपली गूगल ड्राइव पे वो अपलोड कर देंगे। आपको वो क्वेश्चन देखना है, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जो भी वो टाइम देंगे, वो टाइम ड्यूरेशन में आपको एक वर्ड फाइल क्रिएट करना है। उसमें आप जो क्वेश्चंस है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक मैं क्वेश्चन का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक कैब सर्विस है, सबको मालूम है, ओला। अब वो बताएंगे कि आप एक सिस्टम डिजाइन कीजिए कि ताकि डायनेमिक प्राइसिंग जो है इम्प्लीमेंट कर सके। आप किस बेसिस पे डायनेमिक प्राइसिंग इम्प्लीमेंट करेंगे? तो जिसमें ये हो सकता है कि आप टाइम देख सकते हैं डायनेमिक प्राइसिंग का, कि शाम में बहुत ज्यादा रश होता है तो उसमें आप डायनेमिक प्राइसिंग आप इंक्रीज कर दें, तो किस बेसिस पे टाइम पे होगा। ये हो सकता है कि कैब जो कितने अवेलेबल हैं, अगर कैब कम अवेलेबल है तो आपका डायनेमिक प्राइसिंग कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग खाली हैं। बहुत लोग बुक्ड हैं तो आपका डायनेमिक प्राइसिंग उस बेसिस पे होना चाहिए कि थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कैब अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो इस बेसिस पे आपको एक शॉर्ट पैरा और ऊपर से एक छोटा सा डायग्राम आप शो कर देंगे, और टाइम से टाइमली आप अगर पीडीएफ बनाकर या राइट करके लिख कर आप अपलोड कर देते हैं उनके ड्राइव पे, जो भी वो भेजेंगे, आपका सिलेक्शन होना तय है। मीन्स 4 टेक्निकल राउंड, 4 टेक्निकल राउंड मीन्स 3rd राउंड में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो फुल्ली जज नहीं करते हैं आपका सिर्फ देख के। अब उसी सिस्टम डिजाइन को आपको फर्दर एनालिसिस किया जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू में, जब आप वो बताएंगे वहां पे कि किस तरीके से आपने वो सोचा, किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करने का मीन्स दिमाग में आया। तो मेरे अनुसार सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। वो बेसिक्स आपका कंप्लीट कीजिए, जिस तरीके से भी कंप्लीट करना है आप एक कंप्लीट कीजिए उनका, और वो पीडीएफ अपलोड कर दीजिए विद इन टाइम लिमिट। अगर आप टाइम लिमिट के बाद अपलोड करते हैं वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन फर्दर राउंड के लिए नहीं। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो भैया सिस्टम डिजाइन में द मेन थिंग व्हिच यू नीड टू कंसीडर इज मीटिंग द डेडलाइन। और वन क्वेश्चन और मैं एग्जांपल दे देता हूँ जो कि हमारे में पूछा गया था, डायनेमिक इलेक्ट्रिक प्राइसिंग का। इलेक्ट्रिक करंट जो प्राइसिंग होता है उसका डायनेमिक आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें साथ में ये कॉन्स्टेंट्स था कि आपको कुछ रिलीफ भी देना है, जिनका पुअर फैमिली से आते हैं उनको रिलीफ देना है, प्लस आपको डायनेमिक इलेक्ट्रिक प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आप बनाकर आप जो देते हैं सॉल्यूशन, वो उनका एनालिसिस टेक्निकल इंटरव्यू में होता है। तो भैया जैसे जितना मेरे को समझ आ रहा है कि जो सिस्टम डिजाइन वाला राउंड है उसमें एज सच कुछ मतलब राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं होता है, वो आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि अप्रोच पे आप किस तरीके से आप एनालाइज करके टेक्निकल इंटरव्यू में बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है। सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, होते हैं कुछ कंपनीज में होते हैं जो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे आती है, लेकिन जनरली ये ज्यादा टफ ये प्रोसेस नहीं था। ओके भैया,
ओके भैया, सो मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट द टेक्निकल इंटरव्यू वाज हेल्ड। इसके बाद टेक्निकल हुआ एंड Okay, yeah. टेक्निकल में भैया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे एंड आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था उन सबका? टेक्निकल जैसे ही हेल्ड हुआ था उसमें सबसे पहले तो एनालिसिस हुआ मेरा, जो मैंने सॉल्यूशन दिया था सिस्टम डिजाइन का। तो मुझे जिस तरीके से मैंने सोचा था उसका सारा मैंने वहाँ समझाया। एक चीज और, सिस्टम डिजाइन में आप डायग्राम बनाएं जरूर, ताकि आप तो समझा सकें कि डायग्राम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है। आप सिंपली ऐसे की तरह आप वो कंटेंट ना लिखते, तो एक डायग्राम एटलीस्ट होना चाहिए। तो और डायग्राम ये फिक्स नहीं है कि किस तरीके से आप ईयर डायग्राम बना रहे हैं या सिर्फ डायग्राम भर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो दिमाग में आता है उस तरीके से आप बना सकते हैं डायग्राम। जो सिस्टम डिजाइन उसका आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम फॉर्म में। उसी को एनालाइज किया गया है सबसे पहले तो टेक्निकल इंटरव्यू में। उसके बाद बेसिक्स क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे डाटाबेस से, एसक्यूएल से, डाटाबेस एसक्यूएल का, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर से। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगा कि जावा प्रीफर होती है इंचर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि C++ देखते ही वो आपको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। आप जावा से पूछेंगे, आपको जावा का बेसिक नॉलेज है तो जरूर कंसीडर करते हैं। जैसे कि मेरा मैं C++ बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं जावा भी मैं पढ़ता था साथ में। और जावा मीन्स कोडिंग मैं नहीं करता था, लेकिन एटलीस्ट मुझे थ्योरेटिकल मैंने उसमें काम किया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ा था, तो उसके साथ साथ मैंने जावा का भी देख लिया था। तो मैं जो भी C++ कर रहे हैं, मैं उनको एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा, सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो साथ में जावा का जरूर बेसिक्स देख लें, ताकि कुछ इंटरव्यू में आप एटलीस्ट आंसर कर सकें। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लाइक एक्सेप्शन का क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जावा में, कि चेक एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है, पॉइंटर सॉरी नल पॉइंटर, मतलब इस तरीके से जो भी एक्सेप्शन है उससे कुछ क्वेश्चन पूछना। उसके बाद इंटरफेसेस, जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है जावा उससे कुछ पूछा गया था, तो इसका मैंने आंसर दिया था। क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आई एम फ्रॉम C++, तो कोडिंग C++ पे तो अभी कर नहीं पाऊंगा। मैं तो ये नहीं बोला था, मैंने कर नहीं पाऊंगा। वेल मींस मैं C++ पे कोडिंग करता हूँ, आई हैव नॉलेज ऑफ आल्सो, मींस जावा का भी नॉलेज है। तो उन्होंने जावा से कुछ पूछा तो मैंने उनको आंसर किया। बाकी बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया था, दैट्स इट। और टेक्निकल में यही हुआ था। वन मोर थिंग, एंड प्रोजेक्ट भी आप अगर रिज्यूमे में लगाते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन जरूर होगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट लगाया। और प्रोजेक्ट तो मींस कंपल्सरी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट होना चाहिए। आपको अदर्स से आप एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं कि आपके अगर रिज्यूमे में प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। तो दैट्स बेनिफिट फॉर हु मींस जो प्रोजेक्ट लगाते हैं। ओके भैया, सो भैया मतलब जो लोग C++ में कोडिंग करते हैं उनको एटलीस्ट ऐसी कंपनीज के इंटरव्यू में वो लोग अगर बैठेंगे जहाँ पे जावा प्रेफर्ड है, तो एटलीस्ट जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख के जाए। दिस इज व्हाट यू यस हाँ, Okay, ये ऑफ कोर्स होना चाहिए। और सिर्फ ये मैं इंटर का बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कंपनीज में जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली जावा या उसके बाद ही जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो होती है। और C++ यूज होता है जहाँ पे बहुत ही हार्डवेयर लेवल पे काम होता है, तो वहाँ यूज होता है, लेकिन मोस्टली जावा बहुत ही मास लेवल पे यूज होता है। तो इसलिए C++ में आप कोडिंग करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जावा का भी थोड़ा बेसिक्स नॉलेज जरूर रखें। एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंसेस है, C++ में क्या है और जावा में क्या है, तो थोड़ा आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जावा और C++ में कुछ बेसिक्स डिफरेंस है। बाकी सब तो सेम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखने के बाद। ओके भैया, सो भैया जावा की बात हो गई, C++ की बात हो गई यहाँ पे। तो जैसे भैया आपने बताया था इनिशियली कि डेटाबेसेस और एसक्यूएल से भी आपको पूछा गया था, तो डेटाबेसेस और एसक्यूएल से किस टाइप की क्वेश्चंस आपको पूछा गया था और आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था उन सबका? एसक्यूएल का जो फेमस क्वेश्चन है वो ज्वाइन से रिलेटेड है, मींस मोस्टली ज्वाइन पूछा जाता है, तो मुझसे ज्वाइन भी पूछा गया था। और मैं तो बताऊंगा एसक्यूएल का, आप W3 स्कूल्स या जो भी है प्लेटफॉर्म है, उससे एक बार क्यूरी का लिस्ट आप देख लें तो मींस बहुत ही एनफ होता है वहां से देखने के बाद। और उसके बाद आप देख लें इंटरव्यू क्वेश्चंस, और इंटरव्यू क्वेश्चंस कहीं भी दे सकते हैं, चाहे गिग्स का हो, चाहे किसी भी वेबसाइट का हो। मैं तो बोलूंगा कि आप रेगुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन एसक्यूएल से बनता है, जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ज्वाइन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो वो पूछा जाता है। DDL TML ये सब कमांड जो है वो सबसे पूछा जाता है। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं,
जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट बेसिक लेवल पे उस तरीके का सारा क्वेश्चन देख लें, ताकि आप वहां पे इस तरीके का रिएक्शन ना हो कि आपको भूल गए हैं इस तरीके से। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आप भूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एसक्यूएल के लिए आप ये कहना चाहते हो कि W3 स्कूल से पहले पूरा बेसिक सीख लो, इसके बाद कहीं पे किसी वेबसाइट से इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लो, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन। तो भैया हमको ये आइडिया हो गया है कि एसक्यूएल के लिए, डेटाबेसेस के लिए, C++, जावा वगैरह के लिए कैसा अप्रोच रहना चाहिए। बाकी भैया आप ये बताइए कि रेज्यूमे का कितना इंपॉर्टेंस होता है और प्रोजेक्ट्स इंक्लूशन होना रेज्यूमे में, और मतलब रेज्यूमे बेस्ड कितना था वो इंटरव्यू? रेज्यूमे बेस्ड फुल नहीं था, मैं तो ये बताऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, रेज्यूमे से एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो जरूर देखा जाएगा। आपका पहले जज किया गया पूरा जो भी उनका क्वेश्चंस उनका था बेसिस पे, तो बहुत ज्यादा रेज्यूमे बेस्ड नहीं था। लेकिन हाँ, रेज्यूमे से आपको प्रोजेक्ट जरूर देखा जाएगा। आप अगर अच्छा प्रोजेक्ट लगाए हैं तो उससे आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आप कोई भी इंटरेस्टिंग चीज आपने लगाया है रिज्यूमे में तो जरूर कंसीडर किया जाता है, उस पॉइंट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिज्यूमे बहुत ज्यादा रिज्यूमे बेस्ड नहीं था, लेकिन हाँ, रिज्यूमे से क्वेश्चन तो बनता ही है। इसके बाद भैया HR राउंड हुआ, तो HR राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? HR राउंड के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज इंचर में क्या है कि HR में वो एक फॉर्म देते हैं। जब आप टेक्निकल इंटरव्यू पास कर जाते हैं, वो एक फॉर्म आता है। वो टेक्निकल जो भी लीड कोऑर्डिनेटर है, वो लीड कर रहा है कंपनी को, उनके पास आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस फॉर्म को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HR का जो भी जज आपको किया गया था, मैंने जहां देखा था उस फॉर्म से ही किया था। कुछ लोग क्या होते हैं, फॉर्म आया कैजुअल फिल करके दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फॉर्म को अच्छे से एनालाइज करके, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन था, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके आपका स्टेप डाउन मींस किस तरीके का आपका प्रीवियस ईयर्स में कुछ हुआ है कि नहीं, आपके रोल मॉडल कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। आपका अचीवमेंट क्या रहा, अगर अदर देन अगर मैं एकेडमी की बात करूं तो उसमें क्या अचीवमेंट था। तो मैंने अपना जो था वो मैंने बताया। तो HR को बहुत अच्छा लगा था। तो वो क्वेश्चंस मोस्टली वहां से बने थे। तो इसलिए अगर आपको वो फॉर्म आता है इस बार भी, तो मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि वो उस फॉर्म को बहुत अच्छे से वो है। उसके बाद HR में जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो बनता ही है। स्ट्रेंथ आपका क्या है, वीकनेस आपका क्या है, तो ये सब जो बेसिक HR क्वेश्चंस हैं वो होना ही होना है। जैसे आप MCA बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो कभी कभी बहुत सारी कंपनीज में MCA एलिजिबल नहीं होती है, जिन कंपनी में सर्किटल ब्रांचेस एलिजिबल होती है। तो MCA के स्टूडेंट्स को आप क्या वो मोटिवेशन देना चाहोगे कि ठीक है, आप लोग भी सर्किटल जैसे अच्छे परफॉर्म कर सकते हो? तो वो क्या मंत्रा रहना चाहिए उन लोगों का प्लेसमेंट सेशन की तरफ? सबसे पहले तो ऐसे तुम्हें पता होगा कि बीटेक को बहुत ज्यादा चांसेस मिलता है, और मोस्टली कंपनीज बीटेक को एलिजिबल करती हैं। हम लोग को कुछ लोग तो उस कंपनी से बात करना होता है कि प्लीज MCA को अलाउ कर दें। बहुत सारी कंपनी अप्लाई मींस अलाउ कर भी देती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हर चांस को आप सीरियसली लें। अगर आप MCA से हैं तो हर चांस को आप सीरियसली लें, क्योंकि अगर 50-60% मोर देन कंपनीज आती है MCA से ज्यादा बीटेक के लिए, उनको अगर एक स्टूडेंट को चांस अगर 50-60 टाइम्स मिल रहा है, तो उससे हाफ मींस काम चांस मिलता है हमें मींस MCA स्टूडेंट्स को। तो मैं बोलूंगा कि आपको एक कंपनी या दो कंपनी में जहां भी प्लेस होना है, आपको हर चांस सीरियसली लेना है। हर चांस आप सीरियसली लेंगे तो डेफिनेटली प्लेस्ड होंगे ही होंगे। और प्लेसमेंट सेशन से आपका पहले प्रिपरेशन है तो कोई रोक नहीं सकता। बस मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर चांस को आप सीरियसली लें। और बहुत सारा जैसे ऑनलाइन में होता क्या है कि आप घर पे हो तो आपका इंटरनेट नहीं सही चल रहा है या इस तरीके का चल रहा है, तो आप पहले से सब चीज देख लें, क्योंकि बहुत सारा चांसेस जो है ना, इस पे अगर गवा दिया आपने एक चांसेस भी, ये सब चीज इशू से गवा दिया तो बहुत ज्यादा सेटबैक आपका हो जाता है इस चीज को लेकर। तो आप मोबाइल में 2 सिम है तो एक सिम में इंटरनेट चल रहा है, दूसरे सिम में कॉल आ गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ये सब छोटा छोटा जो है आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका प्लेसमेंट सेशन शुरू हुआ है। आप इस चीज को नेग्लिजेंस को देखेंगे तो आपका हर चांस छूटता जाएगा, और फिर एट लास्ट उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज आना स्लो हो जाती है, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर होते हैं इमोशनल, आपको लगेगा कि मीन्स कंपनीज नहीं आ रही है, अब कहाँ मैं प्लेसमेंट लूँ। तो इस तरीके से जैसे ही प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप हर चांस को आप सीरियसली लें। तो MCA को स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा
और बाकी प्लेस जरूर होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनसीसी स्टूडेंट्स एंड ऑल बीटेक स्टूडेंट्स आल्सो। सो भैया आपने एडवाइस तो दे ही दिया है हमारे जूनियर्स को, तो जाने से पहले कुछ अगर कुछ 2-3 और एडवाइसेस दे देते तो जिनका प्लेसमेंट सेशन ऑन गोइंग है उनके लिए। बेसिक्स पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एडवांस पे अगर जा रहे हैं तो आपको बेसिक्स जरूर देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस कंपनी के लेवल में आप जा सकते हैं, किस लेवल पे आप जा सकते हैं। मीन्स मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि अगर आप 8 LPA 9 LPA पे जाते हैं तो आप अगर ग्राफ लेवल का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस पर टाइम ज्यादा दे रहे हैं तो मत दीजिए। अगर आपको 8 लाख 9 लाख पे जाना है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मीन्स बैक ट्रेसिंग इस तरीके का बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है, आप उस पर ज्यादा टाइम देंगे तो आपका बेसिक्स क्वेश्चन छूटता जाएगा पीछे। बेसिक क्वेश्चन मीन्स हाई लेवल में प्रोग्रामिंग आपको देना है तो हाई लेवल आपका ड्रीम भी होना चाहिए, तो उस पर आप फोकस कीजिए। आप 8 लेवल 9 LPL पे मीन्स होता क्या है कि आप बेसिक्स क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सबको देखकर आप हाई लेवल में प्रोग्रामिंग पे जा रहे हैं। तो हाई लेवल पे जाए, जरूर जाए। मेरा तो वो कहना है कि आप कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, आप में विल होना चाहिए। तो मैं यही बताता हूँ कि आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद धीरे धीरे आप मूव फॉरवर्ड करें। आप टाइम दें, लर्निंग में टाइम दें। आप जल्दी जल्दी आके बढ़ने का कोशिश ना करें, लर्निंग में टाइम दें। आप जो भी पढ़ रहे हैं बेसिक्स को पहले अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चन हो, आप ये ध्यान में नहीं आना चाहिए कि मैं भूल गया बेसिक्स क्वेश्चन को। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो डाटाबेस हो, डेटाबेस का लिंक लिस्ट हो, मीन्स लिंक लिस्ट हो, ट्री तक आपको कोडिंग आनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद SQL का क्वेश्चन जो है, ये सब भी है। उसके बाद खुद का प्रोजेक्ट जरूर होना चाहिए। आप एक दो प्रोजेक्ट खुद का हो तो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। एग्जैक्टली हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को मीन्स उनके क्रॉस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, तो उससे और भी ज्यादा इंटरव्यूअर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मीन्स एटलीस्ट इसे पता है। अब होता क्या है कि आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया, किस तरीके का टेबल बनाया। अब अगर यही नहीं बता पाएंगे तो फिर वो उनके दिमाग में ही आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया। अब चूंकि वो टीचर नहीं है तो आपको डांटने वाला भी नहीं है, वो इग्नोर करेगा, बस आपका ओके भैया, thanks a lot भैया for joining us and thank you so much. We wish you all the best for your future endeavors. Thank you. You too, Salih. Thank you. Yeah.